एडवांस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे क्या है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। इसके स्रोत आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 क को जानने से पहले सभी नारियों के सम्मान में एक श्लोक। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फला क्रिया। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता भी वास करते हैं, और जहाँ नारियों की पूजा नहीं की जाती है वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल मानी जाती हैं। क्या रही घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की पृष्ठभूमि और कार्य योजना। चंद्रा कुमारी बनाम पुलिस आयुक्त हैदराबाद के मामले में निर्णय देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नारी मात्र एक व्यक्ति ही नहीं है, अपितु एक शक्ति भी है। उसका नारीत्व माँ की ममता के रूप में झलकता है और वही समाज की धुरी है। प्रत्येक नारी की गरिमा, सम्मान और स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित है। इस निर्णय से स्पष्ट है कि नारी समाज का एक अभिन्न अंग है। उसके सम्मान की रक्षा स्वयं भारत का संविधान करता है। राष्ट्रीय सम्मेलनों की घोषणाओं को मान्यता प्रदान करने हेतु भारतीय संसद के समक्ष एक विधेयक रखा गया, जो कि 2005 में पारित किया गया और 13 सितंबर को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। यह अधिनियम कुल 5 अध्यायों और 37 धाराओं में बटा हुआ है। इस अधिनियम का स्रोत भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 का है, जो कि चर्चा में हमेशा बनी रहती है। अधिनियम को जानने से पहले इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जानते हैं कि घरेलू हिंसा शब्द की परिभाषा अधिनियम की धारा 3 में इसे परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार घरेलू हिंसा को 4 कोटि में बांटा जा सकता है: शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, लैंगिक हिंसा। जानते हैं क्या है शारीरिक हिंसा। तो शारीरिक हिंसा में निम्नलिखित आता है: शारीरिक कष्ट पहुंचाना, स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाना, मारपीट करना, पत्थर मारना, ठोकर मारना, थप्पड़ मारना, धक्का मुक्की करना, झुम्मा झटकी करना। मानसिक दुर्व्यवहार में निम्नलिखित आता है: महिला का अनादर करना, उपहास उड़ाना, अपमान करना, बात बात में गाली देना, संतान के बारे में ताने मारना, शारीरिक पीड़ा पहुंचाने की धमकी देना, चरित्र का दोषारोपण करना, अश्लील और अभद्र भाषा में बात करना, डायन, उल्टा, बाज आदि शब्दावलियों का प्रयोग करना, महिलाओं के बच्चों को प्रताड़ित करना, मायके वाले को बुरा भला कहना, महिला को आत्महत्या करने के लिए उकसाना, आत्महत्या करने की धमकी देना, मनपसंद के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना, बेमेल विवाह करवा देना, महिला को काम करने के लिए विवश करना, महिला को कारोबार, रोजगार और नियोजन से रोकना। आर्थिक दुर्व्यवहार में निम्नलिखित अपराध आते हैं: हकदार स्त्री को उसके स्त्री धन से वंचित करना, महिला को उसके स्वामित्व की संपत्ति, किराए की राशि आदि से वंचित करना, घर की आवश्यक वस्तुओं का व्ययन कर देना, शेयर, बॉन्ड, मूल्यवान वस्तु या मूल्यवान प्रतिभूति का अन्य संक्रमण कर देना, संयुक्त स्वामित्व की किसी संपत्ति का व्ययन कर देना, बच्चों के भरण पोषण व शिक्षा दीक्षा के संसाधन उपलब्ध नहीं कराना, आवास, भोजन, चिकित्सा, वस्त्र आदि सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराना, महिला से उसका वेतन, मजदूरी आदि ले लेना, महिला को किसी वेतन, रोजगार या नियोजन से रोकना, कामकाजी महिला को काम छोड़ने के लिए विवश करना, गृहस्थी की वस्तुओं को उपयोग करने नहीं देना। लैंगिक हिंसा, महिला के इच्छा के विरुद्ध या उसके सहमति के बिना उससे लैंगिक संबंध बनाना, पति भी आता है इसमें। महिला को लैंगिक या अश्लील साहित्य देखने या पढ़ने के लिए विवश करना। व्यथित व्यक्ति की परिभाषा, तो जानते हैं क्या होता है व्यथित व्यक्ति। व्यथित व्यक्ति से तात्पर्य ऐसी महिला से है जो घरेलू नातेदारी में रह रही है और जिसने स्वयं के विरुद्ध किसी हिंसा की शिकायत की है। प्रत्यर्थी शब्द की परिभाषा से तात्पर्य ऐसे किसी वयस्क पुरुष सदस्य से जो व्यथित सदस्य के साथ घरेलू नातेदारी में रह रहा है और जिसके विरुद्ध महिला ने कोई शिकायत की है। अधिनियम की धारा 2 घ का स्पष्टीकरण इस बात को स्पष्ट करता है कि महिला किसी महिला नातेदार के विरुद्ध भी घरेलू हिंसा की शिकायत कर सकती।
शामिलाती कौटुंबिक गृह या साझा गृहस्थी से तात्पर्य ऐसे गृहस्थी से है जहां महिला व्यथित व्यक्ति प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में निवासरत है या जीवन के किसी प्रक्रम में रहा है। इसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति भी आती है जो प्रत्यर्थी के स्वामित्वाधीन है या प्रत्यर्थी और व्यथित व्यक्ति जिसके संयुक्त स्वामी हैं या जो किराए पर ली गई है या जो हिंदू अभिव्यक्त परिवार की संयुक्त संपत्ति है। जानते हैं इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में। सूचना देने वाले दायित्व का अपवर्जन। धारा 4 प्रावधान करती है कि घरेलू हिंसा के किसी घटना की सूचना कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकारी या पुलिस को दे सकेगा। यह धारा यह स्पष्ट करती है कि सद्भावनापूर्वक दी गई किसी सूचना के लिए सूचना देने वाले का कोई आपराधिक दायित्व नहीं होगा। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति और उनका कर्तव्य। अधिनियम की धारा 8 व 9 में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति व उनके कर्तव्य के संबंध में प्रावधान है। धारा 8 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में इतने संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी जितनी वह आवश्यक समझे। संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए शक्तियों व कर्तव्यों का पालन करेंगे। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगा कि संरक्षण अधिकारी यथासंभव महिला ही होगी। क्या होंगे संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य? धारा 9 के अनुसार संरक्षण अधिकारियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। मजिस्ट्रेट की सहायता करना, घरेलू हिंसा की रिपोर्ट तैयार करना, मजिस्ट्रेट के समक्ष अनुतोष के लिए आवेदन करना, यह सुनिश्चित करना कि विधिक सहायता प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति को सहायता उपलब्ध हो सके। स्थानीय क्षेत्र में विधिक सहायता देने वाले सेवा प्रदाताओं, आश्रय गृहों व चिकित्सालयों की सूची धारण करना, यह सुनिश्चित करना कि व्यथित व्यक्ति को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो और उसे आर्थिक सहायता प्राप्त हो। जानते हैं इस अधिनियम का क्या रहा उद्देश्य? भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को दिए गए अधिकारों का प्रभावी संरक्षण करना, परिवार के भीतर रहने वाली महिलाओं को हिंसा से मुक्ति प्रदान करना, घरेलू हिंसा से संबंधित अन्य विषयों का उपबंध करना। संरक्षण के संबंध में प्रावधान। अधिनियम की धारा 18 में संरक्षण आदेश के बारे में प्रावधान है। इस धारा के अनुसार घरेलू हिंसा के किसी आवेदन का निपटारा करते समय दोनों पक्षों को सुन लेने के पश्चात यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि घरेलू हिंसा की कोई घटना हुई है, ऐसी किसी घटना की पुनः होने की संभावना है, तो मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति के पक्ष में संरक्षण आदेश जारी करेगा। संरक्षण आदेश में निम्नलिखित आदेश होंगे। यह कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य नहीं करेंगे, न तो वह घरेलू हिंसा के कार्य में सहायता करेंगे और न ही किसी अन्य को दुष्प्रेरित करेंगे। प्रत्यर्थी ऐसे किसी स्थान में प्रवेश न करें जो व्यथित व्यक्ति का निवास स्थल हो, अर्थात प्रत्यर्थी मतलब जो आरोपी है और व्यथित व्यक्ति जिसके ऊपर घरेलू हिंसा किया गया है। तो प्रत्यर्थी व्यथित व्यक्ति के निवास स्थल पर प्रवेश नहीं करेगा। जो व्यथित व्यक्ति का नियोजन स्थल हो, जहाँ व्यथित व्यक्ति के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, जहाँ व्यथित व्यक्ति या उसके बच्चे आवागमन करते हैं। यह कि प्रत्यर्थी निम्न में से किसी भी तरीके से व्यथित व्यक्ति से संपर्क न करे, व्यक्तिगत, पत्र द्वारा, दूरभाष से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, किसी अन्य तरीके से। यह कि प्रत्यर्थी व्यथित व्यक्ति या मजिस्ट्रेट की सहमति के बिना संयुक्त बैंक के खातों का संचालन न करें, संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति का व्ययन न करें, व्यय बैंक लाकरों का संचालन न करें। निवास आदेश के संबंध में प्रावधान। इस धारा के अनुसार घरेलू हिंसा के किसी आदेश का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट निवास आदेश के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश दे सकेंगे। यह कि प्रत्यर्थी अपने आप को साझा गृहस्थी से अलग कर ले, पति उस गृहस्थी में प्रवेश न करे जिसमें व्यथित व्यक्ति निवासरत है, साझा गृहस्थी का एक भाग महिला को दे दिया जाए जिसमें प्रत्यर्थी प्रवेश नहीं करे। यह कि प्रत्यर्थी साझा गृहस्थी का व्ययन न करे। यह कि साझा गृहस्थी में उपयुक्त स्थान न होने की दशा में व्यथित व्यक्ति के लिए अलग से निवास का प्रबंध करे, जिसके किराए और अन्य प्रभारों का भुगतान स्वयं प्रत्यर्थी करे। आर्थिक सहायता और प्रतिकर के संबंध में प्रावधान। अधिनियम की धारा 20 और 22 आर्थिक सहायता और प्रतिकर के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 20 के अनुसार आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति द्वारा
उठाई गई किसी हानि की पूर्ति हेतु आदेश दे सकेंगे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाए। आजीविका की हानि, चिकित्सा व्यय, व्यथित व्यक्ति के किसी संपत्ति का विनाश, संतान की शिक्षा दीक्षा और भरण पोषण, व्यथित व्यक्ति के उचित जीवन यापन और जीवन शैली को भी ध्यान में रखा जाए। प्रतिकर आदेश के संबंध में प्रावधान धारा 22 में है। प्रतिकर आदेश देने के संबंध में मजिस्ट्रेट निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा। ऐसी कोई हानि जिसका धन संबंधी मूल्य नहीं लगाया जा सकता। भावनात्मक कष्ट, मानसिक यातना, अपील संबंधी प्रावधान। धारा 29 अपील के बारे में प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए किसी आदेश या अपील की प्रति 30 दिनों के भीतर सत्र न्यायालय में की जा सकेगी। सत्र न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश या निर्णय की अपील 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में की जा सकेगी। उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में 90 दिनों के भीतर की जा सकेगी। इस प्रकार हमने बहुत ही कम समय में समझने का प्रयास किया कि आखिर कौन कौन सी हिंसाएं घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती हैं तथा महिलाओं को 4 दीवारों तक सीमित समझने वाले पुरुष खुद को कानून के ऊपर न समझें। साथ ही महिलाएं अपने अधिकारों को जाने व स्वयं को पहचानें तथा अपने हक या हिस्से की लड़ाई के लिए कानून के साथ खड़ी हों। अंत में बस इतना ही कि न ही अपराध करें और न ही अपराध को सहें। जय हिंद, जय भारत। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।